नमस्कार, मैं हूं प्रीति सक्सेना। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि विष्णु सर हमेशा हमारे लिए लेकर के आते हैं कुछ नया, जिसमें सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट पॉलिसीज का सीधे सीधे बेनिफिट आपको कैसे मिल सके। तो आज भी कुछ हम नए बेनिफिट यानी कि नई पॉलिसी के बारे में आप सभी से बात करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि विष्णु गोयल जी जो कि पर्यटन एवं उद्योग क्षेत्र के निवेश सलाहकार हैं, साथ ही साथ आप राजस्थान की बड़ी संस्थाएं जैसे CII, फोर्टी, जय क्लब एवं होटल एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के सदस्य हैं। तो विष्णु सर, आज हम आपसे जानेंगे कि राजस्थान में अभी हाल ही में आई न्यू टूरिज्म पॉलिसी 2020 कब लागू हुई और इसका क्या फायदा है। राजस्थान में पर्यटन का अत्यधिक महत्व है। एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल के बाद में सबसे ज़्यादा रोजगार पर्यटन उद्योग से ही मिलता है। राजस्थान की इकोनॉमी में 15% कंट्रीब्यूशन पर्यटन उद्योग से मिल रहा है। राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2020 राजस्थान सरकार का एक विजन डॉक्यूमेंट है। ये एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जिसमें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों टूरिस्ट को अट्रैक्ट किया जाएगा और जो भी व्यक्ति राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, टूरिज्म सेक्टर में कुछ करना चाहते हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए इस पॉलिसी में एक रोड मैप बनाया गया है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पर्यटन विभाग के सभी अधिकारियों का, कर्मचारियों का। मैं उनको नमन करता हूँ कि उन्होंने इतनी शानदार पॉलिसी बनाई है कि इसमें आज के टाइम में जो आवश्यकता है वो सभी सेक्टर को इसमें कवर किया गया है। राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी पर्यटन उद्योग का एक फ्यूचर रोड मैप है। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि ये जो पॉलिसी है ये राजस्थान सरकार की एक विजन डॉक्यूमेंट है, तो मैं अब आपसे ये जानना चाहूंगी कि 2001 टूरिज्म पॉलिसी और 2020 न्यू टूरिज्म पॉलिसी में क्या अंतर है। राजस्थान भारत का पहला ऐसा स्टेट है जिसने सबसे पहले 2001 में टूरिज्म पॉलिसी को लागू किया था। आप देखिए कि जब ये पॉलिसी लागू की थी तो उस समय पर्पस था कि फोकस ऑन प्लान वे में टूरिज्म का डेवलपमेंट होना। आज उसी का परिणाम है कि 2001 में राजस्थान में 8.4 मिलियन टूरिस्ट आते थे, जो कि 2018 में 84 मिलियन टूरिस्ट ने राजस्थान में विजिट किया। 2001 में जब ये पॉलिसी बनाई गई थी तो उस समय मेन एम था कि होटल्स के रूम बढ़ने चाहिए। 2001 से 2020 में नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नए नए सेक्टर डेवलप हो गए हैं। जैसे कि अब टूरिज्म का मतलब केवल होटल के रूम में नहीं है, अब डेजर्ट टूरिज्म, इको टूरिज्म, ट्राइबल टूरिज्म, क्राफ्ट टूरिज्म, वीकेंड टूरिज्म, वेडिंग टूरिज्म, ये सभी भी टूरिज्म सेक्टर में ही माना जाता है। नई पॉलिसी 2020 में इन सभी सेक्टर को कवर किया गया है। विष्णु सर, आखिर ये न्यू टूरिज्म पॉलिसी का ऑब्जेक्ट क्या है। न्यू टूरिज्म पॉलिसी के काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हैं। मैं आपको 6 प्रमुख ऑब्जेक्ट के बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहला ऑब्जेक्ट है राजस्थान को देश और विदेश में एक लीडिंग ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिशमेंट करना है। दूसरा मेन ऑब्जेक्ट है कि जो यहाँ के एग्जिस्टिंग टूरिज्म यूनिट है उनको भी डाइवर्सिफिकेशन के लिए प्रमोट करना है और उनकी हेल्प करनी है। तीसरा मेन ऑब्जेक्ट है कि जो भी यहाँ टूरिस्ट आते हैं उनके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को प्रोवाइड करना है। फोर्थ इनका मेन ऑब्जेक्ट है कि जो भी बाहर NRI रहते हैं वो भी राजस्थान से जुड़े और यहाँ पर अपना कोई भी बिजनेस शुरू करें। इसके अलावा टूरिज्म सेक्टर में स्टार्टअप को भी प्रमोट करने का इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्ट है। और इस पॉलिसी का एक मेन ऑब्जेक्ट भी है कि टूरिज्म सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए प्रोत्साहित करना, जैसे कि एडॉप्ट ए मॉन्यूमेंट स्कीम। सर, आपने जो ये 6 पॉइंट्स हमें बताए हैं ये इस पॉलिसी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। लेकिन राजस्थान में आजकल देखा जाए तो होटल से ज़्यादा पेइंग गेस्ट हाउस या फिर गेस्ट हाउस ज़्यादा चल रहे हैं, तो इनके बारे में भी कोई पॉलिसी या कोई प्रावधान है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2020 में पहली बार गेस्ट हाउस को टूरिज्म यूनिट मानने का डिसीजन लिया गया है। अभी तक तो टूरिज्म डिपार्टमेंट में 5 रूम तक पेइंग गेस्ट हाउस को ही परमिशन दी जाती थी। पहली बार ऐसा डिसीजन लिया गया है कि 5 से 20 रूम्स तक के गेस्ट हाउस को टूरिज्म यूनिट माना जाएगा। और राजस्थान टूरिज्म यूनिट पॉलिसी 2015 में जो भी बेनिफिट
टूरिज्म यूनिट को मिल रहे हैं वो सभी बेनिफिट अब गेस्ट हाउस को भी मिलेंगे। गेस्ट हाउस के साथ साथ होम स्टे को भी प्रमोट करने के लिए इस पॉलिसी में अलग से एक इन्वेस्टमेंट स्कीम भी लाई जाएगी। अभी तक जो भी क्लासिफिकेशन होता है होटल का वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। इस पॉलिसी में ये प्रोविजन किया गया है कि अब होटल्स का, गेस्ट हाउस का, पेइंग गेस्ट हाउस का भी क्लासिफिकेशन किया जाएगा और उसके लिए भी एक पॉलिसी लाई जाएगी। सर, एक और बात जो देखने में आती है राजस्थान में कि बहुत सारे ऐसे होटल्स हैं जो कि बिना लैंड कन्वर्जन के जीरो सेटबैक पर बने हुए हैं, और आज हम देखें कि लंबे समय से डिमांड भी चली आ रही है होटल एसोसिएशन की कि इन होटल्स को भी नियमन दिया जाए। क्या इस नई पॉलिसी में उनके लिए भी कोई प्रावधान लाए गए हैं? हाँ, आपने एकदम बिल्कुल सही कहा है। राजस्थान में बहुत सारे होटल्स विदाउट सेटबैक, विदाउट कन्वर्जन चल रहे हैं और होटल इंडस्ट्रीज की काफ़ी समय से मांग थी कि इनको नियमन किया जाए, और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस पॉलिसी में ऐसा प्रावधान किया गया है कि जो होटल विदाउट कन्वर्जन, विदाउट लैंड यूज चेंज, विदाउट सेटबैक चल रही है उनके लिए यूडीएच डिपार्टमेंट से मिलकर उनके नियमन के लिए रूल्स बनाए जाएंगे। तो ये जो काफ़ी टाइम से होटल एसोसिएशन की डिमांड थी, इस पॉलिसी के द्वारा अब लगता है कि ये पूर्ण होने को जा रही है। अभी तक जो होटल रेगुलाइज नहीं थे, इस पॉलिसी के द्वारा जब उनका रेगुलाइज हो जाएगा तो उनको आसानी से बैंक से लोन भी मिल जाएगा और वो अपने पट्टे को मॉर्गेज रख सकते हैं, और साथ ही इससे सरकार को भी रेवेन्यू प्राप्त होगी। सर, पिछले कई समय से देखा जा रहा है कि आरटीडीसी की प्राइम लोकेशन प्रॉपर्टीज भी खाली पड़ी हुई हैं और हर साल इनका घाटा बढ़ता ही जा रहा है। क्या इस नई पॉलिसी में इनके लिए भी कोई नए प्रावधान लाए गए हैं? आरटीडीसी के बारे में इस पॉलिसी में सरकार ने ऐसा सोचा है कि जल्दी ही एक नई पॉलिसी लाई जाएगी, क्योंकि आरटीडीसी की प्रॉपर्टीज काफ़ी प्राइम लोकेशन पर है और टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकती है। इसके संबंध में शीघ्र एक नई पॉलिसी बनाई जाएगी, या तो इन प्रॉपर्टी को लीज पे दिया जाएगा या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इन्वॉल्व किया जाएगा। जल्दी ही इसके बारे में एक नई पॉलिसी की घोषणा हो सकती है। सर, जैसे कि जो हमारी न्यू टूरिज्म पॉलिसी है ये कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ही है। अगर कोई भी व्यक्ति राजस्थान में पर्यटन की इस इकाई को लगाना चाहता है, जैसे कि होटल, मोटेल्स या फिर रिसोर्ट या फिर किसी भी प्रकार की पर्यटन से जुड़ी हुई कोई भी इकाई लाना चाहता है, तो सरकार के द्वारा उसे क्या क्या फैसिलिटीज मिल सकती हैं, क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं और वो इनका कैसे फायदा ले सकता है? राजस्थान में जो भी नई पर्यटन इकाई होटल, मोटल, रिसोर्ट, रेस्टोरेंट लगाना चाहता है, उनके लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि राजस्थान गवर्नमेंट की इतनी सारी पॉलिसी, इतने सारे इंसेंटिव बेनिफिट है कि जो एक कहावत है कि पांचों उंगलियां घी में, वही कहावत यहाँ पर चरितार्थ हो रही है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि टूरिज्म सेक्टर को थर्ड सेक्टर में ले लिया गया है, यानी अब आपको इसके अंदर कैपिटल सब्सिडी भी मिलेगी। मैं आपको राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019, एमएसएमई एक्ट, टूरिज्म पॉलिसी सभी के बेनिफिट को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको 4 इंस्टेंट बेनिफिट के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको कोई भी टूरिज्म यूनिट लगानी है तो आप लैंड परचेज करते हैं, आप एग्रीकल्चर, रेजिडेंशियल, बनी हुई होटल कोई भी परचेज करिए तो आपको स्टैम्प ड्यूटी में 100% की रिबेट मिलेगी, यानी आपको किसी भी तरह की स्टैम्प ड्यूटी को पे नहीं करना है। ये इंस्टेंट बेनिफिट है, आपको अप्लाई नहीं करना है। जैसे आप रजिस्ट्री कराएंगे तो आपको स्टैम्प ड्यूटी पे नहीं करनी है। आपने लैंड परचेज कर ली, उसके बाद में आप उसको कन्वर्ट कराएंगे तो इस पॉलिसी में कन्वर्जन चार्जेज में 100% की छूट दी गई है, यानी आपका कन्वर्जन चार्जेज 0 लगेगा। आपने लैंड परचेज कर ली, कन्वर्ट करा ली, अब आपको बैंक से लोन लेना है तो आपको MLUPY स्कीम के अंदर आप इंटरेस्ट सब्सिडी भी ले सकते हैं। यदि आपका लोन अमाउंट 5 करोड़ तक का है तो आपको 6% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी, और यदि आपका लोन अमाउंट 10 करोड़ तक का है तो आपको 5% इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। आपको 100% लैंड टैक्स में एग्जम्पशन दिया गया है। राजस्थान में कोई भी पर्यटन इकाई शुरू करना चाहते हैं तो एक इंस्टेंट बेनिफिट ये है कि आप विदाउट लैंड कन्वर्जन, विदाउट बिल्डिंग प्लान आप अपना काम तुरंत शुरू कर सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी आपके वहाँ पर परमिशन और अप्रूवल के लिए 3.5 साल तक नहीं आएगी,
यानी आपको 3.5 साल के अंदर परमिशन लेनी है, तब तक आप अपना काम शुरू कर सकते हैं, अपनी यूनिट को रन कर सकते हैं। राजस्थान में आप टूरिज्म यूनिट लगाने जा रहे हैं, तो अब मैं आपको 4 ऐसे बेनिफिट के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको 7 साल तक मिलते रहेंगे। ये बेनिफिट आपकी यूनिट स्टार्ट होने की डेट से शुरू होंगे और 7 ईयर्स तक आपको मिलेंगे। पहला बेनिफिट है 75% रिफंड ऑफ SGST। जो भी SGST आपने जमा कराई है उसका 75% गवर्नमेंट आपको रिफंड देगी। दूसरा बेनिफिट है 75% रिफंड ऑफ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। जो भी आपके यहाँ कर्मचारी है उनका ESI PF आप जमा करा रहे हैं, उसका 75% एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन का आपको रिफंड करेगी। तीसरा बेनिफिट है 100% एग्जम्पशन ऑफ लैंड टैक्स। 7 साल तक आपको लैंड टैक्स पे नहीं करना है। फोर्थ बेनिफिट है 100% एग्जम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, यानी आपको जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उस पर 40 पैसे इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की होती है। 7 ईयर्स तक आपको 40 पैसे पर यूनिट का फायदा मिलेगा। अब मैं आपको कैपिटल सब्सिडी के बारे में बताने जा रहा हूँ। जी हाँ साथियों, आपका प्रोजेक्ट यदि 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो आपने जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया है उसका 20% या 25 लाख रुपए जो भी कम हो वो गवर्नमेंट के द्वारा आपको नगद सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। तो देखा साथियों आपने, राजस्थान भारत का पहला स्टेट है जो टूरिज्म को इतना प्रमोट कर रहा है और इतनी सारी फैसिलिटी, इंसेंटिव और रिबेट दे रहा है। बहुत ही अच्छी बात कही विष्णु सर आपने कि हमारे इस पॉलिसी में 5 उंगलियां घी में हैं और सही बात है कि हमें उन्हें समझकर उनका फायदा लेना चाहिए। तो अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि इन दिनों देखा जा रहा है कि राजस्थान में बहुत सारी फिल्म्स की शूटिंग्स हो रही हैं और कहीं ना कहीं ये फिल्म शूटिंग का एक डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। तो क्या फिल्म शूटिंग के लिए भी कोई नए प्रावधान लाए गए हैं? कुछ बेनिफिट्स वहां से भी इन्हें मिल सकता है इस पॉलिसी के द्वारा? जी हाँ, राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2020 में फिल्म शूटिंग के लिए भी बहुत सारे प्रोविजन किए गए हैं। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ से टूरिज्म का काफ़ी डेवलपमेंट हो सकता है और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि पर्यटन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने जिन्होंने इसको प्रमोट करने का निर्णय लिया है। सबसे पहले देखिए कि यदि राजस्थान में कोई भी फिल्म शूटिंग होती है, जी हाँ साथियों, कोई भी फिल्म शूटिंग होती है तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट का 15% सब्सिडी के रूप में देने का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त राजस्थान के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उन पे जो भी आप फिल्म की शूटिंग करना चाहते हैं तो उसके जो चार्जेज होते हैं, फीस होती है, वो इस पॉलिसी में 100% एग्जम्पशन का प्रावधान किया गया है। आप देखिए कि जब भी कोई शूटिंग करना चाहता है तो उसको परमिशन लेने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। इस पॉलिसी में ये प्रोविजन किया गया है कि सभी तरह की परमिशन आपको 15 दिन के अंदर मिल जाएगी। इसके लिए एक अलग से सेल्फी बनाने का प्रोविजन किया गया है। आज इसी का परिणाम है कि कोरोना काल में भी राजस्थान में सबसे ज़्यादा फिल्म की शूटिंग हो रही है। ये गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से ही संभव हुआ है। इन दिनों राजस्थान एक वेडिंग का भी डेस्टिनेशन बनता जा रहा है और कहीं ना कहीं सर अब बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स भी होने लगी हैं। क्या इस पॉलिसी के अंतर्गत कोई इस क्षेत्र के लिए भी प्रावधान लाए गए हैं? जी हाँ, आज राजस्थान वेडिंग डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। उदयपुर, जोधपुर, जयपुर एक वेडिंग डेस्टिनेशन बन गए हैं। इस पॉलिसी में MICE टूरिज्म का प्रोविजन किया गया है। M मीन्स मीटिंग, I मीन्स इंसेंटिव, C मीन्स कन्वेंस, E मीन्स एग्जीबिशन। इन सब को भी प्रमोट किया जाएगा। इस पॉलिसी में ये प्लान किया गया है कि गवर्नमेंट के जितने भी हेरिटेज प्रॉपर्टी है, गार्डन्स है, उन सबको भी वेडिंग के लिए किराए पे, लीज पे दिया जाएगा। पूरे देश से इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों को बुलाया जाएगा और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में नए डेस्टिनेशन भी डेवलप किए जाएंगे। तो इस पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्ट है कि राजस्थान को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करना। सर, कुछ लोग राजस्थान से बाहर यानी कि आउट ऑफ राजस्थान भी रहते हैं और कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री, फॉरेन कंट्रीज में भी रहते हैं। तो क्या इस पॉलिसी के अंतर्गत उन लोगों के लिए भी कुछ नए प्रावधान लाए गए हैं? राजस्थान टूरिज्म पॉलिसी 2020 में एक नया वर्ड आया है, वो है रूट टूरिज्म। जी हाँ, ये है NRR, नॉन रेजिडेंस ऑफ राजस्थान के लिए। बहुत से व्यक्ति अपनी जन्मभूमि को अपनी कर्मभूमि बनाना चाहते हैं। NRR के लिए
इस पॉलिसी में राजस्थान कॉलिंग का एक अभियान चलाया जाएगा, जिससे नॉन रेजिडेंस राजस्थान अपनी जन्मभूमि को अपनी कर्मभूमि बना सके। यदि किसी नॉन रेजिडेंस राजस्थान व्यक्ति की यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी है तो टूरिज्म डिपार्टमेंट एक ऐसी स्कीम बना रहा है कि वो उसको टूरिज्म यूनिट के रूप में काम कर सके और उसको प्रमोट कर सके। इसके अतिरिक्त एनआरआर को फ्रिक्वेंटली विजिट करने के लिए एक उनका ट्रेवल प्लान बनाया जाएगा। इस तरीके से नई टूरिज्म पॉलिसी 2020 में एनआरआर को जोड़ने का एक बहुत ही अच्छा अभियान शुरू किया है और इससे वास्तव में राजस्थान में टूरिज्म में बढ़ोतरी होगी। सर, इस पॉलिसी में सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म की बात की गई है। आखिर ये सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म क्या है? सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सभी तरह की अप्रूवल और परमिशंस आपको एक ही जगह दी जाएगी। अभी तक क्या प्रोविजन है कि आप सबसे पहले लैंड परचेज करेंगे, टूरिज्म डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए आपको अप्लाई करना है, फिर कंसर्न डिपार्टमेंट में कन्वर्जन के लिए अप्लाई करना है। जब आपका कन्वर्जन ऑर्डर हो जाएगा तो फिर आपको बिल्डिंग प्लान के लिए अलग से अप्लाई करना है। आपका बिल्डिंग प्लान हो गया, फिर आप पोल्यूशन के लिए और बहुत से तरह के लाइसेंस के लिए आपको अलग अलग डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है। इस काम में लगभग 3 से 4 साल लग जाते हैं। इस पॉलिसी में यह प्रोविजन किया गया है कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, आप वहाँ अप्लाई कीजिए और सभी डिपार्टमेंट में उस सिंगल प्लेटफॉर्म के थ्रू टूरिज्म इकाई की परमिशंस का काम होगा। तो ये काम जो 4 साल में होता है, मुझे लगता है कि ये यदि सिंगल प्लेटफॉर्म के थ्रू काम किया जाएगा तो एक टाइम बाउंड काम हो सकता है। इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में टूरिज्म डेवलपमेंट कमेटी बनी हुई है। तो इस पॉलिसी में ये डिसीजन लिया गया है कि जो टूरिज्म डेवलपमेंट कमेटी बनी हुई है हर डिस्ट्रिक्ट में, उनको फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दिए जाए। जो भी राजस्थान में टूरिज्म यूनिट पॉलिसी लगाना चाहता है तो उनको इन टूरिज्म डेवलपमेंट कमेटी से काफ़ी हेल्प मिलेगी और इससे राजस्थान में टूरिज्म का जबरदस्त डेवलपमेंट होगा। सर, अभी तक जो सवाल मैं आपसे पूछ रही थी कहीं ना कहीं उन पे हमारा ध्यान केंद्रित हो रहा था, लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस पॉलिसी में और ऐसी क्या खास बातें हैं जिन पे हमारा ध्यान अभी तक फोकस नहीं हुआ है, आप उसके बारे में भी हमें बताइए। इस पॉलिसी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण डिसीजन लिए गए हैं। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला है कि आखिर इतना डेवलपमेंट होगा तो उसका पैसा कहाँ से आएगा। तो इसके लिए ये प्रोविजन किया गया है कि स्मार्ट सिटी का जो भी बजट है उसका 5% केवल और केवल टूरिज्म सेक्टर में खर्च किया जाएगा। सेकंड, टूरिज्म सेक्टर में स्टार्टअप को प्रमोट किया जाएगा ताकि नए नए आइडिया आए और यहाँ पर टूरिज्म डेवलपमेंट हो। और एक स्टार्टअप फेस्ट का भी आयोजन किया जाएगा ताकि इसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी की जा सके। इसके अतिरिक्त फंड प्राप्त करने के लिए जो भी कंपनीज जिनका CSR फंड है उसको भी टूरिज्म प्रोजेक्ट बनाकर खर्च किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राजस्थान को देश और विदेश में इसकी मार्केटिंग की जाएगी ताकि एक राजस्थान एक ब्रांडिंग बन सके। मॉन्यूमेंट मित्रा के नाम से भी एक स्कीम शुरू की जाएगी। आप किसी भी एक मॉन्यूमेंट को गोद ले सकते हैं ताकि इससे आपका अटैचमेंट भी हो जाएगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी आएगी। इस पॉलिसी में एक महत्वपूर्ण डिसीजन यह भी लिया गया है कि राजस्थान की इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केटिंग की जाएगी ताकि बहुत से लोग राजस्थान में आए और राजस्थान का टूरिज्म डेवलपमेंट हो। सर, अब मैं आपसे एक अहम सवाल पूछने वाली हूं। अभी तक आपने हमें इस पॉलिसी के फायदे बताए और आपके अनुसार लगभग सभी सेक्टर्स को काफी सारे बेनिफिट्स भी इस पॉलिसी से मिलने वाले हैं, लेकिन अब मैं आपसे ये पूछने वाली हूं कि वो कौन से सेक्टर हैं या फिर कौन से पॉइंट्स हैं जिनको कि इस पॉलिसी में शामिल नहीं किया गया है, उसमें भी आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। आपने ये क्वेश्चन पूछकर होटल इंडस्ट्रीज की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। वैसे तो इस पॉलिसी में सभी सेक्टर को कवर किया गया है, लेकिन मैं आपको जिन क्षेत्र को कवर नहीं किया गया है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टूरिज्म को 1989 में इंडस्ट्रीज का दर्जा दे दिया गया था, यानी टूरिज्म को इंडस्ट्रीज मान लिया गया था। लेकिन मुझे कहते हुए बहुत ही दुख हो रहा है कि जो इंडस्ट्रीज के बेनिफिट टूरिज्म इंडस्ट्रीज को मिलने चाहिए थे वो अभी भी नहीं मिल रहे हैं। सबसे बड़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ का अभी भी जो होटल्स में रिजॉर्ट में इलेक्ट्रिसिटी की रेट लग रही है वो कॉमर्शियल रेट लग रही है, जबकि वो इंडस्ट्रियल की रेट लगनी चाहिए थी। सेकेंड, यूडी टैक्स, अभी भी टूरिज्म यूनिट से यूडी टैक्स
कॉमर्शियल रेट से लिया जा रहा है, जबकि यह इंडस्ट्रियल रेट से लेना चाहिए था। इसके अतिरिक्त जब भी हम लैंड कन्वर्ट कराते हैं तो 5% फैसिलिटी के रूप में लैंड ले ली जाती है या उसके चार्जेस जमा किया जाता है, वो भी काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो मेरा ये अनुरोध है कि टूरिज्म तो खुद ही एक फैसिलिटी है, तो उससे 5% की राशि या 5% फैसिलिटी लैंड के रूप में नहीं ली जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त जब बिल्डिंग प्लान पास कराने जाते हैं तो भी काफ़ी सारे चार्जेज लग जाते हैं। तो अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने फूड इंडस्ट्रीज के लिए काफ़ी छूट दी है, तो मैं चाहता हूँ कि वो सारी छूट पर्यटन इकाई को भी मिलेगी तो राजस्थान में काफ़ी डेवलपमेंट होगा। इस पॉलिसी में एक स्टेट लेवल कमेटी का भी गठन किया गया है। तो मैंने जो ये प्रॉब्लम बताई है तो मुझे विश्वास है कि वो स्टेट लेवल कमेटी इन सब प्रॉब्लम को देखेगी और इस पॉलिसी के अंदर उनको शामिल करने की कोशिश करेगी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पर्यटन विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का, जिन्होंने इतनी शानदार टूरिज्म पॉलिसी बनाई और टूरिज्म के सभी नए क्षेत्र को, सभी नए सेक्टर्स को कवर किया गया है। ये पॉलिसी राजस्थान का एक फ्यूचर मैप है। फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि आज जो हमने विष्णु गोयल जी से बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली है इस न्यू टूरिज्म पॉलिसी 2020 के बारे में, इससे आपके बहुत सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। लेकिन फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप हमसे पूछ सकते हैं या फिर हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि हम दे सकें आपके सवालों के सही जवाब और आप हर पॉलिसी का ले सके अधिक से अधिक बेनिफिट। यानी कि हर पॉलिसी बनती तो हमारे लिए ही है, लेकिन क्या हम उनका सही फायदा ले पाते हैं? ऐसे बहुत सारी अपडेट्स के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, इस इंफॉर्मेशन को सिर्फ अपने पास तक नहीं रखें, इसे आप लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इस पॉलिसीज का बेनिफिट मिल पाए। सबसे बड़ी बात, अगर अभी तक आपने इस घंटी के बटन को प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से प्रेस कर दें ताकि हमारी हर अपडेट पहुंच सके आपके पास सबसे पहले। तब तक जुड़े रहें हमारे साथ, हमारे इस YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद।